नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट्स की। मतलब ये समझने वाले हैं कि आखिर वहां के युवा सड़कों पर क्यों उतरे, उनकी असली मांगे क्या हैं और अब इस सब के बाद हो क्या रहा है। अगर आप अफवाहों से परे पूरी कहानी, पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर नेपाल के युवा सड़कों पर क्यों हैं? इस सवाल की जड़ तक पहुंचने के लिए हम देखेंगे कि इस गुस्से की असली वजह क्या थी, सालों से क्या कुछ चल रहा था। फिर बात करेंगे उस चिंगारी की जो एक सोशल मीडिया बैन से लगी। जानेंगे कि सरकार और लोगों का रिएक्शन कैसा रहा और सबसे जरूरी, अब यहां से आगे क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गुस्सा कोई एक रात में नहीं भड़का। ये तो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। नेपाल में एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वहां की राजनीति लंबे समय से कुछ बहुत ही गहरी मुश्किलों से जूझ रही है। अच्छा, तो वो वजहें क्या थी? सबसे पहले तो करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार, जो सिस्टम में एकदम अंदर तक धंसा हुआ है। फिर आता है भाई भतीजावाद, जहां काबिलियत से ज्यादा जान पहचान चलती है। युवाओं के लिए अच्छी नौकरियों के मौके बहुत कम हैं और उन्हें हमेशा ये महसूस होता है कि देश के बड़े फैसलों में उनकी कोई सुनता ही नहीं। और इन सबके ऊपर अपनी बात कहने की, अपनी आवाज उठाने की आजादी पर भी खतरा मंडरा रहा था। तो आप समझ रहे हैं, माहौल पहले से ही एकदम तैयार था, जैसे सूखी घास का ढेर पड़ा हो। बस एक चिंगारी की देर थी और वो चिंगारी बनी सरकार का सोशल मीडिया बैन का फैसला, जिसने इस दबे हुए गुस्से को एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल दिया। इस पूरे आंदोलन को जमीन पर उतारने में एक ग्रुप का नाम बार बार सामने आया, हामी नेपाल। इसे पूरी तरह से युवा ही चला रहे हैं और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका किसी भी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सीधा लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से एक जमीनी आंदोलन है। तो ये बैन लगा कैसे? कहानी कुछ यूं है। सबसे पहले सरकार ने नए नियम निकाले कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी सभी बड़ी कंपनियों को नेपाल में रजिस्टर करना होगा। इसके लिए एक डेडलाइन दे दी गई। जब वो डेडलाइन निकल गई और कंपनियों ने रजिस्टर नहीं किया तो सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया और बस यहीं से युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। प्रदर्शन करने वालों के लिए ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं था, ये मामला था कंट्रोल का। उन्हें लगा कि ये उनकी आवाज को दबाने की, उनकी आजादी को छीनने की एक सीधी कोशिश है और शायद यही वो आखिरी तिनका था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक तरह से सड़कों पर संघर्ष था। जो कहानी एक शांतिपूर्ण मार्च से शुरू हुई थी, वो बहुत जल्द ही हिंसक झड़पों में तब्दील हो गई। शुरुआत काठमांडू से हुई थी, खासकर मैतीघर, मंडाला और संसद के पास के इलाकों से। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स और नौजवान शांति से अपनी मांगे रखने के लिए जमा हुए थे। लेकिन हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। जैसे ही प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ा, सरकारी फोर्सेज ने भीड़ को काबू में करने के लिए कड़े कदम उठाए। आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछारें की गईं और रबर की गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ। जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए और कई इलाकों में तो कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। और इन सब झड़पों का सबसे दर्दनाक, सबसे दुखद नतीजा ये रहा कि कम से कम 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतने जबरदस्त पब्लिक प्रेशर और इतनी दुखद घटनाओं के बाद सरकार को आखिरकार पीछे हटना पड़ा और सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन वापस ले लिया गया। तो अब इस आंदोलन का एक ईमानदार विश्लेषण करते हैं, क्योंकि हर आंदोलन की तरह इसकी भी कुछ ताकतें थी और कुछ कमजोरियां भी। चलिए दोनों पर एक नजर डालते हैं। अगर ताकत की बात करें तो सबसे बड़ी ताकत थी जेन जी की एकजुटता, जो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के नीचे इकट्ठा हुई। उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल किया और उनकी मांगें एकदम साफ और लॉजिकल थीं। लेकिन कुछ कमजोरियां भी थीं, जैसे कुछ जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ हुई, जिससे आंदोलन की छवि खराब हो सकती थी। कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था और सामने सरकारी ताकत बहुत ज्यादा थी। तो अब सवाल ये उठता है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है? प्रोटेस्ट हो गया, बैन हट गया, लेकिन अब नेपाल का भविष्य क्या है? सरकार और युवा आंदोलन दोनों के लिए अगला कदम क्या होने चाहिए? सरकार की तरफ से देखें तो पहला कदम है युवाओं की मांगों को गंभीरता से सुनना और उन पर ईमानदारी से बातचीत शुरू करना। दूसरा, जो भी हिंसा हुई उसकी जांच के लिए एक निष्पक्ष कमीशन बनाना ताकि जिम्मेदारी तय हो सके। और तीसरा, सोशल मीडिया पर ऐसे कानून बनाना जो आज़ादी को न छीने बल्कि उसे सुरक्षित रखें। और अब युवाओं की बात करते हैं। उनके लिए जरूरी है कि वो इस एनर्जी को सिर्फ प्रोटेस्ट से आगे ले जाएं।
मतलब देश की राजनीति में एक्टिव हों, चुनावों में हिस्सा लें और समाज के लिए काम करें। सिर्फ आवाज उठाना नहीं, बल्कि सुधार लाने के लिए एक ठोस प्लान पर काम करना भी जरूरी है। और शायद यही सबसे बड़ी बात है। असली चुनौती सिर्फ आवाज उठाना नहीं है। असली चुनौती है उस आवाज से सुधार लाना और जवाबदेही तय करवाना। ये विरोध प्रदर्शन तो बस एक शुरुआत थी। असली काम तो अब शुरू होता है। तो दोस्तों, नेपाल का ये जेनजी विद्रोह सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन का मामला नहीं था। ये सालों का दबा हुआ गुस्सा था, जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पाबंदियों के खिलाफ बाहर आया। अब असली चुनौती रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी की है, और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या एक विरोध प्रदर्शन वाकई किसी देश को बदल सकता है? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स में हमें बताइए इस पूरी कहानी में आपको सबसे हैरान करने वाली बात क्या लगी।